यस स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में प्रकाश लाइट जो है उस लेसन की बात करेंगे जो 5 नंबर का है। प्रकाश फिजिक्स का टॉपिक है स्टूडेंट। कक्षा 10th में पहला जो इकाई था वो बायो से रिलेटेड था। प्रकाश अध्याय जो है वह आपका इकाई 3 का है। अब इसका जो अंक भार है वो 5 नंबर है। बहुत ही सिंपल लेसन है, आराम से याद किया जा सकता है। सबसे पहली बात आती है प्रकाश क्या है। पूछ सकते हैं कि प्रकाश क्या है। स्टूडेंट नॉर्मली आप और हम सारी जानते हैं कि ये जो आसपास की वस्तुएं हम सारी देखते हैं इसके पीछे जो राज है वह प्रकाश का है। ये नहीं हो तो ये वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। तो सिंपल सी बात, परिभाषा बन गई कि प्रकाश वह भौतिक राशि है जो वस्तुओं को विजुअल बनाती है, दृश्य बनाती है। तो यह लिखेंगे कि वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि जो वस्तुओं को दृश्यमान का मतलब होता है विजुअल या देखने योग्य, दृश्यमान बनाती है। वह भौतिक राशि जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है उसे प्रकाश कहते हैं। अब प्रकाश को लेकर के बहुत सी बातें होती है। लोग कहते हैं कि वस्तुएं प्रकाश में दिखाई देती है तो कोई वस्तु काली दिखाई देती है, कोई लाल दिखाई देती है, कोई सफेद दिखाई देती है। ऐसा क्यों? तो दूसरा जो हमारा हेडिंग बनेगा वह बनेगा वस्तुओं का अलग अलग रंगों में दिखाई देना। स्टूडेंट इसको लेकर के 2-3 प्रश्न बनते हैं और बोर्ड पूछता रहता है अल्टरनेट क्रम से कि कोई वस्तु सफेद दिखाई देती है तो क्यों दिखती है, काली दिखाई देती है तो क्यों देती है। अब इसका सभी का आंसर एक सा होगा कि कोई वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तु उस रंग की दिखाई देगी। कोई वस्तु काली कब दिखाई देगी? जब सभी रंगों को परावर्तित कर दे, राइट, अवशोषित कर दे, तो वह काली दिखाई देगी। कोई वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर दे, सफेद दिखाई देगी। कोई वस्तु लाल रंग को परावर्तित करे, लाल दिखाई देगी। तो ये हो गया वस्तुओं के अलग अलग रंगों का दिखाई देना। यानी वस्तु के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह जिस रंग को परावर्तित करती है वह वस्तु उस रंग की दिखाई देती है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश, आप सारे जानते हैं सूर्य का प्रकाश होता है वह श्वेत होता है। प्रकाश जो 7 रंगों, कौन कौन से रंग स्टूडेंट? विबग्योर, जानते हैं आप, ये 7 रंगों के नाम हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सूर्य का प्रकाश जो 7 रंगों से युक्त होता है, से युक्त होता है
में से वस्तु जिस रंग का परावर्तन करती है, जिस रंग का परावर्तन करती है, उसी रंग की दिखाई देती है, उसी रंग की दिखाई देती है। कितना स्पष्ट सा बात है कि वस्तु जिस रंग का परावर्तन करती है उसी रंग की दिखाई देती है। अब कोई वस्तु काली दिखती है तो क्यों दिखती है? काली सिंपल सा है कि वह सभी रंग जो है उनको अवशोषित कर लेगी। अवशोषण सभी रंग। कोई वस्तु श्वेत कब दिखेगी? सभी रंगों का परावर्तन कर देगी। कोई वस्तु रेड कब दिखेगी? जब वो लाल रंग का परावर्तन कर देगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि वस्तुएं अलग अलग रंगों की क्यों दिखाई देती है, क्योंकि वह जिस रंग का परावर्तन करती है उसी हिसाब से वो दिखाई देती है। अब स्टूडेंट दूसरा प्रश्न बनता है कि प्रकाश जो है वह है क्या, कैसा है, प्रकृति क्या है उसकी, नेचर। तो तीसरा बनेगा प्रकाश की प्रकृति। स्टूडेंट प्रकाश जो है वह अलग अलग तरह का बिहेव दिखाता है, क्योंकि प्रकाश से विवर्तन होता है, प्रकाश से परावर्तन होता है, प्रकाश से अपवर्तन होता है, प्रकाश से धूर्मण होता है। इन सभी के कारण जो है प्रकाश जो है वह अलग अलग तरह की प्रकृति दिखाता है। कई वैज्ञानिक इसको कणीय प्रकृति का मानते हैं, कई वैज्ञानिक इसको तरंगीय प्रकृति का मानते हैं, कई वैज्ञानिक इसे क्वांटम के आधार पर परिभाषित करते हैं, कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि यह कण और तरंग दोनों की प्रकृति दिखाता है। तो ये अलग अलग प्रकृति वैज्ञानिक मानते हैं, लेकिन यूनिवर्सल रूप से इसको इन दोनों का भाग जो है वह माना गया है। इन दोनों ही रूपों में इसको स्वीकार किया गया है और ये कहा गया है कि यह कणीय और तरंगीय दोनों प्रकृति का होता है। अब स्टूडेंट प्रकाश को लेकर के हम कहते ये घटनाएं होती है। विवर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण होती है वह किसी छोटी वस्तु के ऊपर पड़ती है तो किनारों से प्रकाश जो है वह मुड़ जाता है, इसे हम विवर्तन की संज्ञा देते हैं। परावर्तन जो है वह क्या है, ये आपके इस लेसन का मुख्य भाग है। तो अपन बात करते हैं प्रकाश परावर्तन क्या है। प्रकाश परावर्तन कितने प्रकार का होता है, प्रकाश परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं, प्रकाश परावर्तन के प्रकार कौन कौन से हैं। अब प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन स्टूडेंट इसकी परिभाषा नियम पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। स्टूडेंट कोई भी वस्तु है वह अपारदर्शी है, यानी प्रकाश जिसके आर पार नहीं गुजर सकता, उस वस्तु पर जब प्रकाश आपतित होता है तो वह आपतित होने के बाद में प्रकाश की किरण पार नहीं जा पाने के कारण पुनः लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्योंकि परा यानी पुनः होता है और वर्तन यानी लौटना होता है। यदि आप इन शब्दों के ऊपर भी जाएंगे तो अभी आपको इसका अर्थ नजर आ जाएगा। तो इसका परिभाषा बनेगी प्रकाश
का एक माध्यम से अपारदर्शी माध्यम से, प्रकाश का एक माध्यम से अपारदर्शी माध्यम की जगह आप पदार्थ कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, पदार्थ से टकराकर पुनः लौटना। प्रकाश का एक माध्यम से अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर पुनः लौटना प्रकाश परावर्तन कहलाता है। प्रकाश परावर्तन कहलाता है। अब उदाहरण के रूप में प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, वहां से टकरा करके बिखरता है और हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती है। वृक्ष के नीचे भी वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, कमरे के अंदर भी वस्तुएं क्यों दिखाई देती है, इसका सब का कारण जो है वो प्रकाश परावर्तन है। तो ये तो हो गया प्रकाश परावर्तन का परिभाषा। अब प्रकाश परावर्तन के प्रकार स्टूडेंट, प्रकाश का जो परावर्तन है वह दो प्रकार का होता है। पूछते हैं, इनमें अंतर भी पूछते हैं, इनकी परिभाषाएं भी पूछते हैं। सबसे पहला हो गया विसरित परावर्तन। स्टूडेंट, ऐसा परावर्तन जो परावर्तन के नियमों की पालना नहीं करता है उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। और यह परावर्तन तभी होगा जब माध्यम जो है वो खुरदरा हो। तो इसकी दो विशेषताएं हैं, यह खुरदरे माध्यम या पृष्ठ पर प्रकाश के आपतन से होता है। ये तो हो गया इसका रीजन, कारण पूछते हैं विसरित परावर्तन क्यों होता है। तो खुरदरे माध्यम के ऊपर जब प्रकाश की किरण गिरेगी तो वह प्रकाश सभी दिशाओं में बिखर जाएगा और परावर्तन के नियमों की पालना नहीं करेगा। विसरित परावर्तन ये खुरदरे माध्यम पर प्रकाश के आपतन से होता है। इसमें प्रकाश किरणें नियमों के विपरीत बिखर जाती है या फैल जाती है। इसे तो कहते हैं हम विसरित परावर्तन। दूसरा जो परावर्तन है उसको नियमित परावर्तन कहते हैं। स्टूडेंट, ये खुरदरे माध्यम पे होता है तो ये स्मूथ पे होगा, सिकने पे होगा। जब इसको यह लिख सकते हो आप, जब सिकने या समतल पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमानुसार फैल जाती है, नियमानुसार चली जाती है। इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। पूछ सकते हैं इनमें अंतर क्या है। खुरदरे माध्यम पर, चिकने या समतल पृष्ठ पर, इसमें प्रकाश की किरणें नियमों की फॉलो नहीं करेगी, नियमों की पालना नहीं करेगी, और इसमें प्रकाश की किरणें जो है वह नियमों की पालना करेगी। ये हो जाएगा विसरित और नियमित परावर्तन के बीच में अंतर।
पूछ सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है। अगली बात प्रकाश से जुड़ी हुई आती है कि इसके उदाहरण क्या क्या है, या एक छोटा सा प्रश्न भी बनता है कि आकाश काला क्यों दिखाई देता है, आकाश काला क्यों दिखाई देता है। तो काला दिखाई देने का जो कारण है वह स्पष्ट है कि आकाश जो है वह नीला, माफ करना, काला नहीं नीला, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण स्पष्ट है, प्रश्न लिखते हैं आकाश का नीला दिखाई दे रहा है। हम आकाश की ओर देखते हैं तो आकाश तो है वो हमें नीला दिखाई देता है। आकाश उदाहरण भी है इसका परावर्तन का, आकाश का नीला दिखाई देना, या नीला क्यों दिखाई देता है। स्टूडेंट बोर्ड ने कई बार यह प्रश्न पूछा है। तो सिंपल सा आंसर, जब सूर्य का प्रकाश धूल, धुएं व मिट्टी के सूक्ष्म कणों के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो नीला रंग जो है उसका सर्वाधिक फैलाव होता है, सर्वाधिक उसका अपसरण होता है, जिसके कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। यह प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। अब परावर्तन होने के लिए हमें क्या चाहिए, परावर्तन कैसे करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में बात किया था कि परावर्तन तभी होगा जब पृष्ठ जो है वह अपारदर्शी हो। तो दो वस्तुएं लेते हैं, एक है कांच और एक है दर्पण। स्टूडेंट अपन आम बोलचाल में इनमें कोई फर्क महसूस नहीं करते हैं, यूं ही कह देते हैं कि जब हमें शेविंग करनी हो, बाल बनाने हो, तो हम कहते हैं भाई कांच लेके आना, कांच लेके आओ इधर। तो कांच में अपन शेविंग थोड़ी बना सकते हैं, शक्ल थोड़ी देख सकते हैं अपनी, क्योंकि वो तो पारदर्शी होता है। जबकि हमें चाहिए तो ये, और हम मंगवाते हैं यूं ही कांच लेके आओ। तो ऐसा नहीं है, इन दोनों के बीच में फर्क है। कांच जो होता है वह पारदर्शी है और दर्पण जो है वह अपारदर्शी है। ये तो हो गया दोनों के बीच में अंतर। अब प्रश्न जो बनता है बोर्ड में वो यहां से बनता है कि एक दर्पण जो है उसे अपारदर्शी बनाने के लिए, या कांच को अपारदर्शी बनाने के लिए, या दर्पण में परिवर्तित करने के लिए उसके ऊपर किस वस्तु की लेप चढ़ाई जाती है। ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन सी वस्तु जो होती है उसकी लेप चढ़ाने से कांच जो होता है वह दर्पण बन जाता है। ये प्रश्न बोर्ड ने पूछा है एक दो बार। तो आपको याद रखना है, कांच के ऊपर जब आप चांदी की या एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दोगे, रजत मिश्रण बोलते हैं, रजत मिश्रण बोलते हैं, तो ये जो कांच है ये दर्पण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, रजत मिश्रण जो होता है उसकी लेप चढ़ाने से दर्पण का निर्माण होता है और हम दर्पण को काम में ले सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट, परावर्तन जो था उसके नियम क्या है। ये तो हो गया परावर्तन के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। अब परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम हर बार बोर्ड इसके ऊपर प्रश्न करता ही करता है। ये इस पाठ का मुख्य प्रश्न है और ध्यान से इसको देख लो, बिल्कुल सिंपल सा है, दो नियम है, आसानी से याद रख सकते हैं। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कि प्रकाश की जो आपतित किरण है वह, प्रकाश की परावर्तित किरण है वह, और अभिलंब जो है वह, इनका जो बिंदु है, तीनों एक ही तल में होते हैं। वापस सुन ले स्टूडेंट, आपतित किरण,
परावर्तित किरण और अविलंब जो है, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला है। आपतित किरण अविलंब के साथ स्टूडेंट एक कोण बनाती है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। परावर्तित किरण भी अविलंब के साथ एक कोण बनाती है स्टूडेंट, इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। दूसरा नियम इससे बनेगा कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यह हो गया परावर्तन का दूसरा नियम। दो नियम है स्टूडेंट परावर्तन के, बहुत सिंपल, डायग्राम के द्वारा भी याद रख सकते हो कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब का जो बिंदु है ये एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये आपका नियम नंबर 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे घरों में सामान्य रूप से जो दर्पण होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। आपके इस पाठ का यह भी बढ़िया टॉपिक है। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है उसकी विशेषताएं क्या है। तो पहला तो होता है प्रश्न इसमें प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है, और एक प्रश्न इसमें पूछते हैं पार्श्व परावर्तन, लेटरल रिफ्लेक्शन। पार्श्व परावर्तन क्या है। ये 2 बातें पूछी जाती है समतल दर्पण को लेकर के। तो समतल दर्पण जिसे हम सामान्य रूप से घर में काम में लेते हैं उसकी 2-3 विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है कि वस्तु व जो प्रतिबिंब बनता है उसकी जो दूरी होती है वह कैसी होती है। प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक होता है या आभासी होता है। तो सबसे पहली विशेषता समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं, यह आभासी होता है। यह आभासी होता है। स्टूडेंट, आभासी प्रतिबिंब वह होता है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पहले भी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब दूसरा, प्रतिबिंब जो बनेगा उसकी दर्पण से दूरी, प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है, दूरी वो वस्तु की दूरी के बराबर होगी। प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, जितनी वस्तु दर्पण से दूर रखी हुई है। प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वस्तु की दूरी के बराबर होती है। यह तो हो गया दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, जो प्रतिबिंब बनेगा वह उतना ही बनेगा जितनी की वस्तु है, यानी आकार जो है वह दोनों का समान होगा। तो तीसरी विशेषता हो जाएगी प्रतिबिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये 3 मेजर विशेषताएं। और सबसे अंतिम 100 की विशेषता जिसको बोर्ड पूछता है वह हो जाएगा
पार्श्व परावर्तन। अब पार्श्व परावर्तन है क्या, इसको ध्यान से देख लेना स्टूडेंट, बड़ा मोस्ट है एग्जाम के लिहाज से कि इसमें या इसके प्रतिबिंब में, इसके प्रतिबिंब में दायां भाग वस्तु का बायां व बायां भाग किसका, प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है, दायां भाग होता है। स्टूडेंट इसको वापस समझ लें। कोई वस्तु है, जैसे आप खड़े हैं, आपके ये बाईं तरफ जेब है, दर्पण में खड़े रहोगे समतल दर्पण में, तो आपको ये जो जेब है ये दाईं तरफ दिखाई देगी। का मतलब ये हो गया कि वस्तु का बायां भाग जो होता है, वस्तु का बायां भाग, ये ऑब्जेक्ट है, इसका बायां भाग प्रतिबिंब में, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें दाईं तरफ दिखाई देगा, और वस्तु का दायां भाग जो है ये प्रतिबिंब में दाईं तरफ दिखाई देगा। दायां जो भाग है वो बाईं तरफ, बायां भाग दाईं तरफ, यानी अपोजिट दिखेगा। इसे हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इसको ढंग से देख लेना कि पार्श्व परावर्तन है क्या। तो ये समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं हैं जिनको एग्जाम में पूछा जाता है। अब स्टूडेंट एक और दर्पण होता है, उसका नाम है गोलीय दर्पण। इसको लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपकी किताब में गोलीय दर्पण को लेकर के बहुत सा कंटेंट दे रखा है, तो आपको इसको ढंग से देखना है। गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण स्टूडेंट नाम से क्या है कि गोले से बना दर्पण। ये माना एक खोखला गोला है, खोखला गोला है, राइट। अब इस खोखले गोले का ये केंद्र बिंदु है, और इसको 2 बराबर भागों में इसको यदि काट दिया जाए तो इसके 2 भाग हो जाएंगे। और ये जो भाग है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वक्र भाग है, वक्र मुड़ा हुआ भाग है, वक्र पृष्ठ है। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका एक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसमें एक भाग वक्र या गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब स्टूडेंट गोलीय दर्पण को लेकर दूसरा प्रश्न बनता है कि इसके प्रकार कौन कौन से हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं स्टूडेंट? गोलीय दर्पण के 2 प्रकार हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अब ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण कौन सा है और उत्तल दर्पण कौन सा है। अवतल दर्पण जो होगा उसके स्टूडेंट बाहर की ओर जो है वो पॉलिश की जाएगी। अवतल दर्पण जो होगा इसमें बाहरी जो भाग है वो पॉलिश युक्त होगा, और भीतरी जो भाग है वो परावर्तक की भूमिका निभाएगा। स्पष्ट देख लेना, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसके बाहरी पृष्ठ पर लेप चढ़ा हो, जिसके बाहरी पृष्ठ पर लेप चढ़ा हो तथा भीतरी पृष्ठ परावर्तक की तरह कार्य करे, परावर्तक की तरह कार्य करे, वो तो हो गया अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होगा? ठीक इसका अपोजिट कर लीजिए। इसके बाहरी पृष्ठ पर लेप है तो इसके भीतरी पृष्ठ पर लेप हो, अंदर
कि पृष्ठ पर लेप हो तथा बाहरी पृष्ठ यहां तो लेप सटा हो और ये पृष्ठ परावर्तक की भूमिका निभाए। बाहरी पृष्ठ परावर्तक की भूमिका निभाए तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। तो ये तो उत्तल और अवतल दर्पण को लेकर के इनकी परिभाषाएं हो जाएगी। अब इसको लेकर के शब्दावली और पूछी जाती है हर बोर्ड में। स्टूडेंट इसकी शब्दावली को देख लेना। सबसे पहला है मुख्य फॉक्स। मुख्य फॉक्स जिसे हम बड़े अक्ष से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए ये एक गोलीय दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब प्रकाश की कोई किरण है वो यहां आपतित होती है और यहां आपतित होने के बाद में परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर फॉक्स का निर्माण करती है वह इसका मुख्य फॉक्स कहलाएगा। वापस सुन ले स्टूडेंट, एक प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होने के बाद में जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फॉक्स कहते हैं। दूसरा है ध्रुव, इसे O से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट देख लीजिएगा ये गोलीय पृष्ठ है, इसका वक्र भाग है, इसका जो केंद्र बिंदु है इसे हम ध्रुव कहते हैं। तो परिभाषा हो जाएगी एक गोलीय दर्पण के वक्र पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। तीसरा है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र इसे C से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट, यदि किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग हम गोलीय दर्पण को मानते हैं तो उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा वह वक्रता केंद्र कहलाएगा। चौथा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसे हम R से व्यक्त करते हैं। स्टूडेंट गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या होती है वो वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की, माफ करें, ध्रुव के बीच की दूरी के बराबर होती है। यानी C और O के बीच का जो भाग है वो वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। इसको परिभाषित यूं कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जाए तो उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। चौथा बिंदु है फॉक्स दूरी। फॉक्स दूरी स्टूडेंट ये यहां से प्रकाश की किरण आई थी, आने के बाद में परावर्तित हो गई और यहां फॉक्स, मुख्य फॉक्स का निर्माण कर दिया। तो मुख्य फॉक्स व ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फॉक्स दूरी स्मॉल f से व्यक्त करते हैं। छठी परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मेन एक्सिस। ध्यान दें, ध्रुव व केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो है वह मुख्य अक्ष कहलाती है। तो स्टूडेंट यह था प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश के कारण विभिन्न रंगों का होना। परावर्तन क्या है? परावर्तन के नियम क्या है? दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण के प्रतिबिंबों की क्या विशेषता है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कौन कौन से इसके प्रकार हैं और इनसे जुड़ी शब्दावली। इसमें यदि किसी प्रकार की समस्या है तो आप अपने सुझाव जो है वो हमें हमारे चैनल पे भेज सकते हैं। धन्यवाद।